Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार, लीगल अफेयर्स में आपका फिर एक बार स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने मीडिएशन पर डिस्कशन किया और काफी पहलू उस पे एस्पेक्ट सामने आए कि किस तरह से मीडिएशन एक बहुत अच्छा तरीका है कि सालों साल जो कोर्ट के केसेस हैं उससे हम बच सकें और एक एमिकेबल सोल्यूशन पे पहुंच सकें। आज फिर हम उसी पहलू पे कुछ पहलुओं पे डिस्कस करेंगे उसी टॉपिक पे, और वही जो एस्टीम पैनल हमारे साथ में था पिछले हफ्ते वो फिर से रहेगा। मैं आपसे फिर इंट्रोड्यूस करा दूं, उनको मिलवा दूं। हमारे जो इन हाउस गेस्ट और परमानेंट एक्सपर्ट कहना चाहिए, कृष्णा ठक्कर, आपका स्वागत है। एमटी ठक्कर एंड एसोसिएट्स की फाउंडिंग पार्टनर हैं एंड ऑफ कोर्स एक्रेडिटेड मीडिएटर हैं, जबरदस्त कोर्स वगैरह करके आई हैं, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करते आई हैं नवी मुंबई में और यहाँ के बाहर के क्लाइंट्स के। आपका स्वागत है कृष्णा लीगल अफेयर्स में। इनके साथ में हमारे दो गेस्ट पूना से हैं जो इस फील्ड में जिन्होंने बहुत काम किया है। गंदा असाऊ मैम, आपका स्वागत है, जिन्होंने जो लॉयर भी हैं एंड मीडिएटर भी हैं एंड काफी इन्होंने कमर्शियल, फैमिली, वर्क प्लेस और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में काम किया है एंड सक्सेसफुली मीडिएशन किया है, इसलिए आज हमने फिर से खास तौर से आमंत्रित किया है। एंड उनके साथ में है पूना से प्रसाद बर्जे सर। सर एक बैंकर हैं, बेसिकली डायरेक्टर हैं स्टेट बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट पूना में, और साथ में सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड एक्रेडिटेड मीडिएटर भी हैं। ये एडवोकेट नहीं है लेकिन मीडिएशन में बहुत जबरदस्त काम किया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, एनपीएस के इश्यूज में। तो यानी एक होल गैमेट ऑफ इश्यूज मीडिएशन में आए हैं और इन्होंने खुद पहल लेकर किया है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस शो में। नमस्कार। कृष्णा, आपसे ही शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने पिछली बार हमने लास्ट में बात कर रहे थे कि मीडिएशन के बहुत एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मीडिएशन कितना सक्सेसफुल हो सकता है, मुझे कैसे यकीन आया कि जो हमने सोल्यूशन दो पार्टीज ने रीच किया है वो स्टैंड करेगा, दूसरी पार्टी मुकर नहीं जाएगी? क्या कोई फॉर्मल प्रोसेस है इस केस में? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जो मेरे मीडिएटर जो पार्टनर्स हैं वो समझ जाएंगे और अच्छी सी स्माइल आएगी उनके चेहरे पे। अब देखिए, अब एक रेजोल्यूशन डिस्प्यूट आता है जो दो बच्चे होते हैं एक माँ के, एक ही ऑरेंज होता है उसके पास, ठीक है, और एक बच्चा बोलता है ये मुझे ऑरेंज चाहिए, दूसरा बोलता है नहीं मुझे ये ऑरेंज चाहिए। अब माँ बड़ी कंफ्यूज कि भाई इसको ऑरेंज दूं तो उसको बुरा लगेगा, उसको ऑरेंज दूं तो इसको बुरा लगेगा। तो एक माँ क्या करती है, एक बच्चे से पूछती है बेटा तुझे ऑरेंज क्यों चाहिए? तो वो बच्ची बोलती है कि मामा मुझे ना उसका जूस पीना है। ठीक है, ओके। दूसरी को पूछती है बेटा तुझे ऑरेंज क्यों चाहिए? तो वो बोलता है कि मामा मुझे केक बनाना है और मुझे उसके लिए उसका ऊपर का जो पील जो कवर होता है वो चाहिए। तब वो माँ की समझ में आ गया कि इसको अंदर का चाहिए, उसको बाहर का चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व। जूस निकाल के इसको दे दिया, छिलका निकाल के उसको दे दिया। सो मीडिएटर का रोल कुछ इस तरह से होता है। यू नीड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सी, इसीलिए मैंने कहा मीडिएटर कोई भी उठा के नहीं खड़ा हो सकता है। Mediation is a process. It is a confidential process. It is a neutral process. You have to win confidence of the party. You have to make them comfortable. You have to assure them कि आज ये रूम में जो बात हो रही है वो इस रूम के अलावा बाहर नहीं जाएगी। फिर आज ये रूम में अगर आपको वो कोई confidential information शेयर करते हैं तो आप उनकी परमिशन के बगैर वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी को नहीं बता सकते। सो कोर्ट में भी नहीं। ओके, अगर आपको किसी ने बता दिया कि मुझे ये मैटर सेटल करना है लेकिन ये बात आप उसको मत बताइएगा लेकिन सेटल करवा दीजिए, मेरा ये प्रपोजल है, तो आपको तो पता चल गया कि इसकी हाँ। तो इस तरह से क्या होता है कि आपको दोनों पार्टीज की क्या नीड है अगर वो आप आइडेंटिफाई करते हो और दोनों के बीच में अच्छा इसको ये चाहिए उसको वो चाहिए मिल जाता है तो झगड़ा आगे बढ़ने का सवाल पैदा नहीं होता है। अब दूसरा पहलू आपने कहा कि ये इसकी कोई एग्रीमेंट होती है, इसकी क्या लीगल वैल्यू होती है। तो यस, हम आपको बताते हैं कि एक मैट्रिमोनियल केस में
पनवेल से रेफर हुआ था, पनवेल कोर्ट में ऑनगोइंग मैटर था, तो दिस इज कॉल्ड कोर्ट एनेक्स मीडिएशन। तो चूंकि हम लोग अक्रेडिटेड मीडिएटर हैं और वहां के लॉयर्स को उनकी जो भी मैटर है वो मालूम है, तो मीडिएटर इज सपोज्ड टू बी अ न्यूट्रल पर्सन हु इज नॉट नोइंग द बैकग्राउंड, कौन सही कौन गलत। अ मीडिएटर इज नॉट सपोज्ड टू जज, हमको जज नहीं बनना है, अरे तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम ऐसे करती तो नहीं, हमको लेक्चर नहीं झाड़ना है। मीडिएशन के लिए, जब मीडिएशन के लिए हस्बैंड वाइफ आते हैं तो हम उनसे न्यूट्रल बन के बात करते हैं। एंड हमने देखा उस केस में, मैं आपको एग्जांपल के साथ बता रही थी कि वाइफ को चाहिए था कि बस ये मुझे घर मिल जाए बच्चों के साथ रहने के लिए, और हस्बैंड ने सोचा जॉइंट नेम पे है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कहीं भी रह लूंगा, बस झगड़े ना हो, मैं निकल जाता हूँ, लेट हर स्टे। सो इस तरह एक कंसेंट टर्म दोनों से मीडिएट करके एक कंसेंट टर्म होता है, वो कंसेंट टर्म पे दोनों पार्टी साइन करते हैं, मीडिएटर स्टैम्प करता है और वो कंसेंट टर्म कोर्ट में दिया जाता है जिसपे कोर्ट का मोहर लग जाता है। सो both the parties get what they want, so there's no question to go back. ठीक है। प्रसाद जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी जिस तरह से बात हो रही है, ये तो डोमेस्टिक वायलेंस हो, फैमिली इश्यूज हो, इनकी बात हो रही है, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डील करते हैं। यहाँ पर मीडिएशन की अगर बात करते तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल की जो हम बात कर रहे हैं, वहां पे कोई प्रोविजन नहीं है मीडिएशन का, तो ऐसे में फिर आप क्या करते हैं? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में आपने बिल्कुल सही कहा कि मीडिएशन का प्रोविजन नहीं है, लेकिन डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में ये प्रोविजन है कि आप कॉम्प्रोमाइज कीजिए। ओके। क्योंकि कई सारे फाइनेंशियल डिस्प्यूट ऐसे है कि जिसका कोई समाधान आपको दोनों व्यक्तियों को नहीं मिल सकता है, दोनों पार्टी उसको नहीं मिल सकता है जी। कि जैसे कि अभी मैं एक मामला देता हूं, एक केस में कि एक बिल्डर का मामला था, जो बिल्डिंग इनकम्प्लीट है जी। अब ये इनकम्प्लीट बिल्डिंग पर बैंक का चार्ज है जी, लेकिन जिन लोगों ने खरीद किया है, फ्लैट परचेसर्स है, जिन्होंने अपने लोन लेकर, अलग अलग बैंकों से लोन लेकर उसमें पैसा जुटाया है जी। अभी बिल्डिंग तो पूरी नहीं हुई, फ्लैट तो किसको मिला नहीं, रिकवरी नहीं हो रही है, इसलिए बैंक ने दावा दाखिल किया। ऐसे हालत में कोर्ट जजमेंट भी दे तो भी क्या मिलेगा बैंक के लिए? स्ट्रक्चर का मिलेगा, उसका कितना फायदा मिलेगा लोगों को? कुछ भी नहीं मिलेगा। और कई सारे बाकी बैंक जो है वो भी इसके ऊपर अपील कर सकती है। लेकिन जब ये मामला कॉम्प्रोमाइज के लिए जब सुलझाया गया, बताया गया, तो मीडिएशन द्वारा इस मामले को सुलझाया गया। फिर जो है कि उन्होंने और एक थर्ड पार्टी को बीच में लाया, उसको कुछ जो नहीं बेचे गए थे फ्लैट, वो उसको दिए गए, तो उसको भी ये अपना जो पैसा जुटा रहा है उसका रिटर्न मिल गया। ये फ्लैट ओनर्स, क्योंकि आम आदमी लगाता है फ्लैट में पैसा, कोई बड़े लोग नहीं है, तो उनको भी उनके फ्लैट की मिल गई, बैंक को भी बैंक का पैसा मिल गया। तो इस तरीके से समाधान जो है वो डीआरटी में से भी मिलता है, लेकिन वो कंसेंट डिक्री करके आ जाता है जी। मीडिएशन प्रावधान नहीं है, लेकिन हम बाहर मिलते हैं, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं कि मीडिएट्स, और उसमें लेकर मामला डीआरटी में भी ये चलता है। कंसेंट डिक्री जब आ जाती है, सभी संबंधित लोग साथ में मिलकर कंसेंट डिक्री करते हैं, डीआरटी की मोहर लग जाती है, वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो इस तरीके से मामला का समाधान जो है, हर समस्या का समाधान आपको जो मिलता है, ये कोई भी कानूनी प्रावधान में ये समाधान नहीं है। कानून क्या देता था कि हमें हमारा हक दे दे, बिल्कुल। और वो स्ट्रक्चर हम बेचने जाते थे तो पैसा कितना मिलता था? ना बैंक की आपूर्ति होती थी, जिन लोगों ने पैसा लगाया उनको घर मिलता था, ये सब मुश्किल हो जाए। गंगा मैम, आपसे पूछना चाहूंगा, सबसे अहम बात इसमें ये हो रही है जी कि जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो बिल्डर है जी, वो भी आगे किसी काम करने के लिए लायक नहीं रहता था, राइट। लेकिन ये हो जाने की वजह से उसका भी जो पुनर्वसन हम कहते हैं कि रिहेबिलिटेशन, उसका भी हो गया। इट्स ए विन विन सिचुएशन फॉर ऑल द स्टेक होल्डर जी, बिल्कुल। और डीआरटी के लिए भी निपटान हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। और निपटान होने से आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि स्पेशली अभी लॉकडाउन के जिस तरह से चल रहे हैं, केसेस ऑब्वियसली बहुत बढ़ने वाले हैं। आपके पास जब केसेस आते हैं, लोग आते हैं, तो क्या वो बोलते हैं कि भाई मीडिएशन करवा दीजिए, या आप सजेस्ट करते हैं? ये प्रोसेस कैसे होता है पूरा? एक तो अभी तक उतना अवेयरनेस नहीं है जी। तो ये जो है वो स्ट्रेटजी वो लॉयर या फिर मीडिएटर ही बनाता है जी। लेकिन अगर अवेयरनेस हो लोगों में तो वो भी पूछ लेते हैं कभी कभी, क्या मैं
किसी इसी तरह से सॉर्ट आउट कर सकूं कि मेरे को कोर्ट ना जाना पड़े। जी होता है बहुत जी बार, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सजेशंस हम देते हैं क्योंकि बहुत सारे बायसेस अभी भी हैं लोगों के मन में। जी जैसे कि हमने डिस्कस किया लास्ट एपिसोड में कि मेरा केस स्ट्रांग है, मैं उससे बात नहीं करता हूँ। ये कुछ चीजें हैं जो दे आर लाइक बैरियर्स, तो वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन जनरली लॉयर्स या मीडिएटर्स ही स्ट्रेटेजाइज करते हैं कि किस स्टेज पे मीडिएशन होना चाहिए। तो इनिशिएशन ऑफ द प्रोसेस, अभी लॉकडाउन में तो हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन कंसिलिएशंस चालू है, ऑनलाइन मीडिएशंस चालू है। conciliation is also the process is similar, it is just comes under the Arbitration and Conciliation Act. So that is why, and you have a award that is given at the end of it, a conciliation agreement, settlement agreement, which is enforceable, because of which we use the word conciliation in business disputes. And वो चालू है, वो सब प्रोसेस। Pardon me for asking this, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि अवेयरनेस बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऑब्वियसली आप जैसे आपके पास आते हैं तो आप सजेस्ट करती हैं। एक परसेप्शन है कि लॉयर्स के पास आप जाते हैं तो भाई फिर उनको तो लगता है भाई बकरा आ गया है, सालों साल खींचे, एंड दे आर मोर इंटरेस्टेड कि भाई हमारी तो कमाई हो रही है। ऐसे में ठीक है, आपके जैसे सोशली कॉन्शियस लोग हैं जिन्होंने ट्रैक चेंज किया है, अपना प्रोफेशन बेसिकली आपने एक तरह से चेंज कर लिया है, बट एक नॉर्मल जो एडवोकेट्स रहेंगे, अगर मीडिएशन किया भी है उन्होंने, व्हाई वुड ही वांट टू सजेस्ट, अगर उसको अगर अच्छा दिख रहा है कि इट्स अ बहुत लिक्विडेटिव केस है, मैं तो सालों साल कमा सकता हूँ, तो वो क्यों सजेस्ट करेगा? किसी भी प्रोफेशन में आपका रेप्यूटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जी। और आपका रेप्यूटेशन उसी से बढ़ता है कि आपके रिजल्ट्स क्या हैं, क्या आप अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हैं, क्या आप सही में आपके क्लाइंट के अच्छा सोचते हैं, क्लाइंट के को अच्छे रिजल्ट्स देते हैं जी। तो एडवोकेट्स को भी इसी से फायदा है कि वो भी राइट एडवाइस दे। ऐसा नहीं है कि हर चीज मीडिएशन में डाल दे, वो ऑप्शन नहीं है। एट द सेम टाइम जो चीज आप सेटल कर सकते हैं, जो चीज आप बात करके रिजॉल्व कर सकते हैं, वो आपको डेफिनेटली उसमें जाना चाहिए। और आई थिंक द सोल्यूशन हियर इज अवेयरनेस, parties being aware, generally more educated, that is when the change will happen. And actually a lot of lawyers are cooperating. There is a change, there is the compulsory mediations that are now being even proposed by the courts. Judges are also encouraging mediation extensively, so it's happening. Which is good, which is very good. कृष्णा, आपसे पूछना चाहूंगा कि मीडिएशन आप सजेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके पास जो क्लाइंट आए हैं उनको आप सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप मीडिएशन के थ्रू हम इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन जो सामने वाली पार्टी है वो तो आपके पास आई नहीं है, वो आपको जरूरी नहीं है कि ट्रस्ट करे। आपके पास जो पार्टी आई है वो आपको ट्रस्ट कर रही है तभी आपके पास आई है, उनके तो अपने एडवोकेट होंगे। तो ऐसे केसेस में फिर आप सामने वाले को कैसे कन्विंस कर पाते हैं कि भाई मीडिएशन करते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। आपने कहा कि लॉयर, आपने कहा कि आज जब क्लाइंट आता है तो सोचता है कि आया क्लाइंट, बकरा काटो, सालों साल चलेगा, व्हाई शुड आई मीडिएट? I have actually experienced this also. No, it's a fact, no problem. कई बार ऐसे होता है कि मैट्रिमोनियल इश्यूज जो कोर्ट से हमको रेफर किए जाते हैं और हम हस्बैंड वाइफ को समझा बुझा के कि भाई क्यों इतना 10 साल लड़ना है, आज तुम लोग अगर ये तुम्हारे रिक्वायरमेंट्स है तो व्हाई डोंट यू मीडिएट एंड रिजॉल्व दिस इशू। तो कई बार ऐसे होता है कि पार्टीज अग्री हो जाती है कि हाँ चल ठीक है, मुझे घर मिल गया, बच्चों की फीस वो भर रहा है, मुझे क्या झगड़ा नहीं करना, चलो रिजॉल्व करते हैं। कंसेंट टर्म पार्टी एग्री कर लेती है, कोर्ट में लेके जाती है, वहां जाके लॉयर को लगती है मिर्ची, यार ये क्या तू एग्री करके आ गई, मैं तो तेरे को इससे ज्यादा दिला सकता था, कैंसिल। तो कई बार ऐसे होता है कि पार्टीज अपने लॉयर का सुन के मुकर जाती है। दैट इज वेयर अवेयरनेस, मीडिएशन को अभी कोर्ट्स में भी प्रेशर बढ़ रहा है, इसीलिए लॉयर्स को भी अवेयरनेस की जरूरत है और किया जा रहा है थ्रू कोर्ट्स लाइक गंदा सेट कि तुम लोग को जो सालों में मिलना है फिर तुम लोग फीस डिसाइड करो, मीडिएटर के पास भेजो, 6 महीने में छुट्टी करो, उनकी भी और अपनी भी, एंड द क्लाइंट्स हैव बिकम स्मार्टर।
क्लाइंट्स विद अवेयरनेस, लाइक गंदा सेड, अवेयरनेस स्प्रेड होता है तो क्लाइंट भी सोचता है यार मैं लॉयर को 6 साल का दूं पैसे या व्हाटएवर चार्जेस, या मैं 6 महीने में अपना फायदा करूं. सो अवेयरनेस इज द थिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर मीडिएशन, एंड मीडिएशन से सबका भला ही होता है. इवन मीडिएटर्स, इवन लॉयर्स, इफ यू टेक, अब लॉयर, अगर आप उसके लॉयर है तो आप वो मैटर मीडिएट नहीं कर सकते. आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मेरे पास एक क्लाइंट आता है, मैं उसको मीडिएशन सजेस्ट करती हूँ, सामने वाला मुझे क्यों ट्रस्ट करेगा? वेरी गुड क्वेश्चन. सामने वाला अपना लॉयर लाएगा, मैं उसके लॉयर से भी अगर बात करती हूँ कि भाई मुद्दा क्या है, और जब अगर मेरी समझ में आ जाता है कि लॉयर अपना फायदा देखता है और क्लाइंट का नहीं, तो क्या ये बात उसके क्लाइंट के समझ में नहीं आती होगी? बिल्कुल. जब ये बात उसके क्लाइंट को समझ में आ गई तो वो मीडिएशन करेगा, बिकॉज मीडिएशन इज अ वॉलंटरी प्रोसेस. मैं किसी को पकड़ के मीडिएट करने नहीं बिठा सकती हूँ. कई बार केसेस ऐसे होते हैं कि भाई अब तो मैंने लड़ना है, बस खुन्नस निकालनी है, कुछ भी हो जाए इसको सबक सिखाना है, वो मैटर भाई मीडिएट नहीं हो सकते जब तक वो खुद फ्रस्ट्रेट हो कि उसकी कोई नीड नहीं आती है, जो आती है. सी एवरी सिचुएशन चेंजेस, तो वो जब नीड आएगी ना तब ये मैटर सेटल होगा. बिल्कुल. प्रसाद सर, आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि कंपनीज, कॉर्पोरेट लॉ, ये सब की बातें होती हैं, तो मीडिएशन, ये जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, किस तरह आप कर पा सकते हैं? प्रसाद सर, एनसीएलटी के केसेस किस तरह से आप कर पाते हैं? मीडिएशन कैसे हो सकता है उसमें? एनसीएलटी में भी जो है, एनसीएलटी का उद्देश्य बहुत बढ़िया है. वो ये चाहते हैं कि मैटर शुड बी रिजॉल्व विथ कंडीशन दैट इट इज गोइंग एज ए गोइंग कंसर्न. यानी कोई भी बड़ी कंपनी है तो पहले उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए, ना ही उसको अपनी वसूली के लिए मारने के लिए. इसलिए उसके लिए जो प्लान आ जाता है वो रिजोल्यूशन प्लान एनसीएलटी में प्रावधान है. तो रिजोल्यूशन प्लान देते समय जो इंटरेस्टेड पार्टी है वो आती है, और रिजोल्यूशन प्लान जो है सभी क्रेडिटर्स जो है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है, ये सब मिलकर रिजोल्यूशन प्लान को भी अमल करते हैं और ये फायदा होता है. उसके पहले भी यदि सिर्फ कंपनी, एनसीएलटी ये भी देखते हैं कि कंपनी सिर्फ कानूनी दांवपेचों पर लड़ना चाहती है क्या, कंपनी चलाना चाहती है, या सिर्फ ये अलग कुछ मुद्दा है, अंडरलाइंग इंटरेस्ट क्या है. तो ऐसे मामले भी जो है वो मीडिएशन को वो रेफर करते हैं. एनसीएलटी में भी मीडिएटर्स का प्रावधान है और मामले उस तरीके से भी सुलझाए जाते हैं. जी. अगर मैम, जैसा भी कृष्णा भी बात कर रही थी, आपने बताया कि कोर्ट्स भी आजकल बहुत इंटरेस्टेड हो रहे हैं ये मीडिएशन में, एंड वो खुद भी सजेस्ट कर रहे हैं कि मीडिएशन करा के आप इस मामलों को सेटल कराएं. ये प्रोसेस किस तरह से होता है? तो इसमें 2 प्रोसेस हैं. एक तो प्री लिटिगेशन मीडिएशन है जो अभी शुरू हुआ है. उसमें आप जब भी केस फाइल करते हैं तो कोर्ट में सुनवाई होने से पहले आप एक मीडिएटर के साथ बैठ के आप अपना इशू रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो ये जो है अभी कोर्ट्स ने इसको मैंडेटरी किया है इन ऑल कमर्शियल डिस्प्यूट्स. अपार्ट फ्रॉम दिस, एज द मैटर प्रोसीड्स, कभी कभी क्या होता है, हम लोग उस समय बहुत गुस्से में होते हैं या बहुत ज्यादा हम लोग को लगता है कि हमारा केस कितना स्ट्रांग है, हमने वो एक्सपीरियंस लिया नहीं होता है कि कैसे कोर्ट में होता है एक्चुअल में. तो हम लोग उस वक्त तैयार नहीं होते हैं सेटलमेंट के लिए. तो हम फिर केस आगे बढ़ता है. एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग यू कैन रिक्वेस्ट द जज, any party can request or both parties can request, and the judge appoints a court next mediator to help you through mediation. So that's one aspect of commercial. In family courts, mediation is inbuilt into the process. So at various stages of a dispute, a family dispute, particularly a matrimonial matter, you do have to mediate. Sometimes the judge tells you, sometimes the parties can request. The judge feels ki abhi we are stuck at a small point. If this is negotiated, maybe they will maybe they will reconcile, maybe they will separate, whatever it is, but we have a chance of some solution coming up here. So the judge requests the parties, would you like to try and resolve this particular issue through mediation?
and if they agree, mediation happens. So there are various points during the dispute in court and before that also when you can attempt mediation. ये जो आप बोल रहे हैं कि कोर्ट जो जज हैं वो अपॉइंट करते हैं मीडिएटर, तो ये क्या होता है? मतलब दो एडवोकेट्स तो ऑलरेडी हैं, तो ये क्या तीसरे को करते हैं या इन्हीं को बोलते हैं कि आप लोग बैठ के कीजिए? नहीं, जो मीडिएटर होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है. Okay. तो वो एक साइड से मीडिएट नहीं, मतलब एक साइड को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है. मीडिएटर हमेशा एक थर्ड पार्टी होता है, या तो लॉयर हो सकता है या नॉन लॉयर हो सकता है, लेकिन वो ना तो उसी केस का जज होगा, ना तो वो एनी वन पार्टी का लॉयर होगा. वो एक थर्ड पर्सन होगा जिसको जनरली इस इशू के बारे में ना कोई इंटरेस्ट है ना कोई नॉलेज है. Okay. ऐसे ही वो एक न्यूट्रल और अनबायस तरीके से वो पार्टीज को अटेंशन दे सकेगा. तो वो उनके पास एक लिस्ट होती है क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड मीडिएटर्स की, जिसमें से वो आपको ऑप्शन देते हैं कि इनमें से कोई चूज कर लीजिए. तो बोथ पार्टीज अग्री करके एक मीडिएटर को चूज करते हैं. ठीक है. कृष्णा, आपसे अगर मैं पूछूं कि ये जब मीडिएशन प्रोसेस होता है, जैसा इन्होंने भी कहा कि कोर्ट भी अपॉइंट कर देता है, जब ये मीडिएशन प्रोसेस होता है तो क्या दो जो एडवोकेट्स हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं उसमें, या सिर्फ ये दो पार्टीज को इन्वॉल्व किया जाता है? ओके, नाउ आपने जैसे पहले कहा था कि पार्टी आपको ट्रस्ट क्यों करेगी, तो शायद पहले एडवोकेट के साथ आती है ऑपोजिट पार्टी या कोई भी एक पार्टी, लेकिन ओवर अ पीरियड जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है तो एडवोकेट का होना कंपलसरी नहीं है. Okay. Okay, it is not compulsory in a process. क्या documents अगर कुछ दिखाना है, they have every right to bring their advocate, no problem. But the mediation is generally done between the parties, and the mediator generally tries to keep the advocate outside for the client's help if they require. Okay. क्या होता है, adverse influence नहीं होना चाहिए. The parties should take a resolution. They should decide what is good for them. That is why. Now, Prasad Dada जैसे लोग mediator, Prasad Dada is not a lawyer, you said, but he is a mediator, trained mediator. इनको कब कोर्ट अपॉइंट करती है? Like Gandha said, there is a commercial dispute, something to do with bank, something to do with loan, something to do with finance. जी. तो एक लॉयर मीडिएट करेगा तो उसकी निटिग्रिटी इसके साथ में जॉइंटली वी अपॉइंट प्रसाद दादा आल्सो एज अ मीडिएटर. सो प्रसाद दादा इज एन एक्सपर्ट इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो ही विल टेल अस कि बाबा ये ऐसे करोगे तो तुम्हारा भी फायदा है, बैंकर का भी फायदा है. सो मीडिएशन लाइक गंदा, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद ईदर ऑफ द पार्टीज. प्रसाद सर, आप जिस तरह से बोल रहे हैं फाइनेंस की बात हो रही है और इसमें फिर बहुत लीगल इश्यूज आ जाते हैं, एंड ऑब्वियसली बड़े बड़े लॉयर्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, एंड मामला एक अलग ही लेवल का हो जाता है. ऐसे में आई एम श्योर, क्योंकि अभी जिस तरह से कृष्णा जी बात कर रही हैं, गंधा मैम बात कर रही हैं, अगर डोमेस्टिक इश्यूज हैं, बाकी आम आदमी लोगों के जो इश्यूज है उसमें आप फिर भी एक समझाने की बात हो जाती है. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो एक अलग ही दुनिया है, एंड लीगल इश्यूज, लीगल अफेयर्स तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है. यहाँ पे मीडिएशन का प्रोसेस आप किस तरह से देखते हैं और कैसे कन्विंस कर पाते हैं? तो आपको एक केस का ही उदाहरण देता हूं मैं कि जो एक्चुअली हुआ था. जी. 15 साल से 3 कंपनियां आपस के बीच में लड़ रही थी. ओके. अलग अलग कोर्टों से अलग अलग उन्होंने ऑर्डर, स्टे का ऑर्डर ले लिया. राइट. स्टे का ऑर्डर ले लिया और उसके बीच में फिर से बैंक का मुद्दा जो आया वो विटनेस के तौर पे आया था. ओके. तो जब मुझे जाने का अवसर आया तो मैंने तीनों कंपनियों से पूछा कि आपने स्टे तो ले लिया है जी, तो फिर मेरा विटनेस काहे के लिए चाहिए आपको? राइट. नो वी वांट रिजोल्यूशन. तो मैं बोला, यू आर नॉट ट्राइंग फॉर रिजोल्यूशन, यू आर ट्राइंग टू प्रिजर्व योर लीगल रिकोर्स. और उसमें आपने कभी ये सोचा है कि 10 साल में आप तीनों आपस में बिजनेस करते हैं, 10 साल में आपने कितना बिजनेस खोया है जी, कितना इनकम लॉस आपका हुआ है, ये आपने कभी सोचा है? True. तो बोले ये हमने कभी सोचा ही नहीं था. वी गॉट आवर लीगल डिपार्टमेंट एंड दे एडवाइस. मैं बोला कि आपका मामला सुलझ सकता है. 3 महीने में उनका मामला सुलझ गया. okay. और तीनों कंपनी आपस में फिर से बिजनेस चल गए. okay. अभी आप इसमें सोचिए कि ये सिर्फ बताने वाली बात थी उसमें जी. कि भैया आपका मामला इस तरीके से सुलझ सकता है. लीगली
ये लोग अलग अलग दांव पेचों पर लड़ रहे थे, बड़े बड़े नामचीन वकील उनके साथ काम कर रहे थे, लेकिन उनका जो मुख्य कंपनी का मूल उद्देश्य क्या है? बिजनेस करना। अभी बिजनेस करने से वो हट गए, उनका इनकम लॉस हो गया, वकील का फीस दे दिया। तो ये सब है। तो फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स में मेजॉरिटी, जैसे मैंने आपको आरंभ में भी कहा कि फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स मेजॉरिटी है, क्योंकि कोई भी पैसे के मामले में ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है या मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है टर्म्स कंडीशन का, और लोग बहस करने लगते हैं। तो बहस में तो कुछ होना नहीं है, बिल्कुल मीन्स आर्ग्यूमेंट विंस बट एक्चुअल लॉस इज देयर, बिजनेस लॉस। तो ये फाइनेंशियल, इसमें ये बहुत सारा उपयुक्त है, सभी लोगों को इसमें आना चाहिए। और आजकल मुझे बड़ा संतोष है कि सभी ओर से, यानी कोर्ट की ओर से भी बड़ी सहायता होती है, कोर्ट सजेस्ट करते हैं कि आप उसमें जाइए, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो सर कंक्लूड करेंगे हम एपिसोड, उसके पहले एक फाइनल कमेंट्स लेंगे। आपसे ही शुरुआत करते हैं कि ऑब्वियसली जिस तरह से हमने ये 2 एपिसोड में बात किया है कि बहुत जरूरी हो गया है मीडिएशन, एंड इट इज द बेस्ट वे आउट ऑब्वियसली, और सबका विन विन सिचुएशन की बात हो रही है। आपके फाइनल कमेंट्स इस टॉपिक? मैं बिल्कुल एक जो आप सभी जानते हैं वो गजल से मैं आपको बोल देता हूं कि किसी भी मामले में, किसी भी रिश्ते में, रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है, मानवीयता महत्वपूर्ण है जी। और वो गजल में कहा गया है, गांठ अगर लग जाए तो रिश्ते हो या डोर, गांठ अगर लग जाए तो रिश्ते हो या डोर, लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है, खुलने में वक्त तो लगता है। तो इसी प्रकार से हमारा रिश्ता जो है वो बरकरार रखने के लिए मीडिएशन या मध्यस्थता बहुत आवश्यक है हम सब के लिए। बहुत सही कहा सर आपने। गंधा मैम, आपसे पूछना चाहूंगा, आपके फाइनल कमेंट्स हमारे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या है, हमने बहुत बात किया है मीडिएटर्स के तरह से, लेकिन अगर आप एक पार्टी हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट में हैं और आप मीडिएशन क्यों चूज करेंगे, ये अगर मुझे बोलना है तो मैं बोलूंगी कि मीडिएशन इज वेरी एम्पावरिंग। You are taking matters in your own hand, you are keeping decisions in your own hands, and only you know what you really want. Nobody else can tell you what you want and what you don't want, because only you know, and many times that doesn't fit into the legal framework. What you want, you might want respect, you might want something else which may not fit. That time mediation is for you, and that is why mediation is what you will choose in those kind of situations. Very, very well said, ma'am. And finally, हमारी एक्सपर्ट कृष्णा मैम, आप बताइए कि आपके फाइनल कमेंट्स इस टॉपिक पे इस एपिसोड में क्या होंगे? दोनों पार्टी को पूछना है, आर्ग्यूमेंट चाहिए या एग्रीमेंट चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। क्या चूज करेंगे वो लोग, और फिर उनको यही बोलो, सुलझाओ मगर प्यार से, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं जी। बिल्कुल, सुलझाओ, गांठ खोलो, प्रसाद दादा ने बोला, गांठ खोलो लगन प्यार से। बिल्कुल, ये आपका फेवरेट है, मैं जानता हूं कि सुलझाओ मगर प्यार से। बिल्कुल, एंड बहुत ही प्यारी बात इनमें आप सभी ने कही है कि सर ने भी जिस तरह का कि गांठ खोलो, रिश्ते बनाओ, वक्त लगेगा बट हो जाएगा। एंड जैसे गंधा मैम ने कहा कि आप ही जानते हैं बेसिकली आपको क्या चाहिए, एंड ये लीगल पैरामीटर्स में शायद नहीं बैठते हो, एक इज्जत की बात हो, एक ईगो की बात हो, वो सेटिस्फाई हो जाए तो शायद मामला सुलझ सकता है, और प्यार से क्या मामला सुधर नहीं सकता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, इस इनसाइट्स आपने बहुत वैल्यूएबल दिए हैं, और मीडिएशन क्या है हम सबको समझ में आया। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी इससे बहुत फायदा होगा। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। All the best to all of you and thank you so much. आवाज टुडे पे लीगल अफेयर्स में इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मुलाकात करेंगे और नए टॉपिक्स के साथ। नमस्कार। नमस्कार। Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.